हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ दिनेश दादी इस न्यू उड़ान क्लासेज में। आपका स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने ही बिंदु को लेकर के, जो है अपना वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में हमने लगभग 7-8 नियम पढ़े हैं और आज का जो नया नियम है यानी वाक्य अशुद्ध, जैसे वाक्य का जो पदक्रम है उसके आधार पर भी हम अशुद्धियां कर देते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अपना अगला बिंदु है 8 नंबर, कर्ता कर्म व क्रिया की अशुद्धि। कर्ता कर्म व क्रियापद की अशुद्धि। इसमें हमें मूल रूप से दोस्तों ये याद रखना है कि कर्ता जिस लिंग और वचन का है, तो मूल रूप से स्वाभाविक सी बात है कि क्रिया भी उसी लिंग और वचन की होगी। अगर हम यहाँ पर सही नहीं देख पाते हैं तो ये पूर्ण रूप से हमारे लिए अशुद्धि बन जाती है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि हमें सबसे पहले क्रिया को देखना है, क्रिया किस पुरुष वचन की है, तो साथ ही साथ हमें कर्ता की ओर ध्यान भी देना जरूरी है। जैसे क्या आप भोजन किए? भोजन किए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। देखिए दोस्तों, बहुत ही सटीक तरीके से लिखा गया है इसमें कि क्या आप भोजन किए हैं। अब हम इसकी अशुद्धि किस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि देखिए कि इसमें आप शब्द हिंदी में सम्मानवाचक शब्द होता है, यानी आप किसी को आदर या सम्मान देते हैं तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए आप शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं तो यहां क्रिया कौन सी होगी, ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप शब्द के साथ में क्रिया कौन सी बनाएंगे। तो ये वाक्य मूल रूप से क्या सही है या गलत है, तो यहां किए ये क्रिया दे रखी है जो पूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, एक तो यहां कर्ता के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे क्या आपने भोजन किया है, भोजन किया है। एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सपोज कीजिए आपसे यही प्रश्न दे दिया गया कि क्या आप भोजन किए हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों इसमें यह जरूर ध्यान रखना कि अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो वाक्य जब शुद्ध करोगे उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह होना अनिवार्य है। ये एक छोटी सी गलती हमें प्रश्न से बाहर कर सकती है। जैसा ए ऑप्शन में अगर ये दे दिया कि मान लीजिए ये तो आपको डी ऑप्शन में मिलेगा, ए के अंदर आपसे यही दे दिया जाता है, जैसे क्या आपने भोजन किया है, और यहां पूर्ण विराम दे दिया। पूर्ण विराम दे सकता है, दूसरा ऑप्शन में अल्प विराम दे सकता है। फिर आपसे ये पूछा है कि इसका शुद्ध रूप क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि ये इसका शुद्ध रूप है, ना कि ये, क्योंकि यहां पूर्ण विराम है जबकि प्रश्न के अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो यहां आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ही करना है। ये चीज विशेष रूप से याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये एक गलती हमें परीक्षा से बाहर कर सकती है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा हिंदी को विशेष रूप से थोड़ा सा दे करके चलना है, इसे समझना है, सीखना है। तो इस आधार पर लेता हूं मैं अगला उदाहरण कि
तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। अब ये पूर्ण रूप से वाक्य अशुद्ध है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखा किसे जाता है? हाँ, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो कर रहे हैं, देख थोड़ा ही रहे। यहां देख ही नहीं होगा, बल्कि इसकी रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप होगा कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। इस आधार पर यह आपका वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध बनेगा। चलिए आगे और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए कि हो सकता है ये वापस रिपीट हो जाए और शायद आपको हूबहू मिल जाए, तो इससे अच्छा तो और चाहिएगा क्या, इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देखें और आप खुद अशुद्धि निकालने की चेष्टा करें। मेरा वाक्य यह है कि ये आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है, तो मूल रूप से इस वाक्य को शुद्ध करना है। तो इस वाक्य में देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया के अंतर्गत। अब हमें करना क्या है? अब इस वाक्य को शुद्ध रूप अगर हम बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनता है कि यह आप पर निर्भर है। बस इतना सा ही बनेगा, यह आप पर निर्भर है। तो दोस्तों मूल रूप से हमें ये याद रखना है। अब अगर मान लीजिए कि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया को किस आधार पर लेंगे आप? जैसे एक उदाहरण है कि रीना, टीना, मीना और मैना। देखिए वाक्य के अंतर्गत लगभग 4 नाम है, ठीक है। इन 4 नामों को अगर एक साथ जोड़ करके मैना सैर करने गई, वाक्य क्या दिया कि रीना, टीना, मीना और मैना सैर करने गई, यानी घूमने गई। क्या ये वाक्य सही है? अब इस वाक्य के अंतर्गत अगर लगभग हम देखते हैं तो 4 नाम है। कितने नाम है? 4 नाम है। और क्रिया एक वचन में प्रयुक्त हुई। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहां आप कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन बनाएंगे। तो यहां गई के स्थान पर क्या बनाएंगे आप? गए। तो यहां आप वाक्य क्या बन जाएगा आपका? रीना, टीना, मीना और मैना सैर करने गए। ये आपका शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से आप कर्ता, कर्म और क्रिया संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसे शुद्ध कर सकते हैं। चलिए मैं अगला बिंदु लेता हूं कि शब्दार्थ ज्ञान संबंधी अशुद्धि, यानी कि शब्द का अर्थ के अनुसार। अगला बिंदु है अपना शब्दार्थ ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। शब्द का अर्थ क्या है उसके आधार पर हम अशुद्धि कर देते हैं। मूल रूप से यहां ये गलती करते हैं, यानी उस शब्द का अर्थ तक हमें पता नहीं है और हम उसकी जगह पर ये शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तब हमारी अशुद्धि होती है। तो ऐसे हालात में हमें उचित शब्द का प्रयोग करना है। जैसे
देखिए यहां एक वाक्य है कि इस भवन को गिरने का संदेह है। इस भवन को गिरने का संदेह, मूल रूप से ये क्या है, इस भवन को, फिर आगे का, अगर देखा जाए तो कर्म को, और ये का के की यहां आ रहा। अगर हम इसे सही तरीके से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसका रूप, इस भवन के गिरने का संदेह है। तो मूल रूप से हमें इसका शुद्धि रूप यह करना है, यानी कि मूलतः हमें शब्द का ज्ञान लेकर के ही करना है। जैसे एक वाक्य, शायद मेरा मित्र अवश्य आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं, अमूमन यही कहते हैं कि शायद मेरा मित्र अवश्य आएगा, तो यहां ये वाक्य पूर्ण रूप से गलत होता है, क्योंकि एक साथ दोनों चीजें, एक तो शायद जो अनुमान तय होता है, और एक अवश्य जो 100% श्योर के लिए आता है। तो एक साथ एक वाक्य के अंतर्गत इन जो विपरीत जो अर्थ देने वाले हैं इन शब्दों का प्रयोग है वो वर्जित हो जाता है। इसीलिए यहां हम क्या करेंगे, या तो शायद मेरा मित्र आएगा ये वाक्य बनाइए, या फिर मेरा मित्र अवश्य आएगा। देखिए इसका शुद्धि रूप ही आप ये बना सकते हैं कि शायद मेरा मित्र आएगा, शायद मेरा मित्र आएगा, या फिर आप इसका पूर्ण रूप से ये बना सकते हैं कि मेरा मित्र अवश्य आएगा, मेरा मित्र अवश्य आएगा। यहां आप पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं 100% का। ये केवल अनुमान के लिए, यानी शायद शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं, अनुमान के रूप में। इसका प्रयोग किस के रूप में कर रहे हैं, अनुमान या आशंका, शंका आशंका अनुमान के लिए। और अवश्य यानी जिसे हम पूर्ण रूप से श्योर कहते हैं, 100% चीज आने वाली, इसके लिए। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं कि मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूं। परीक्षा हॉल के अंतर्गत आप इस जो पूर्ण रूप से अशुद्ध दिखने वाले वाक्य पर भी चक्कर खा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहां स्नान ली नहीं जाती बल्कि की जाती है। तो मैं प्रातः या मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूं। ये इसका शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्दार्थ संबंध ज्ञान संबंधी अशुद्धियां हैं वो बनती है। चलिए आगे देखते हैं कि संयुक्त क्रियाओं का अगर प्रयोग करते हैं हम, तो वाक्य अशुद्ध किस प्रकार से होते हैं, उन्हें शुद्ध किस आधार पर करते हैं। अगला बिंदु है अपना संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों में हम क्या करते हैं कि एक साथ संयुक्त क्रियाएं, देखिए कि संयुक्त क्रियाओं में क्या है,
एक साथ दो क्रियाएं होगी, कम से कम अमूमन दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। और यहाँ हम गलती कर देते हैं कि उन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं जिसमें एक क्रिया पूर्वकालिक है और एक वर्तमान कालिक। यानी कि हमने एक दिन पढ़ा था तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसी में मैंने पहले बताया था आपको। तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि अब अगर आपसे ये कहा जाए, कोई आपका मित्र ये आपसे कहता है कि अब पढ़ लिया जाए, हम बैठे हैं और दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं और एक मित्र आपसे ये कहता है कि अब पढ़ लिया जाए। अब यहां पर देखिए, पढ़ना और लेना, ये क्रिया क्या है? लेना से लिया जाए बन रहा, और ये पढ़ना, दो क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसे क्या करेंगे, जिस आधार पर कि भाई ये समांतर बन जाए, अलग अलग ना हो बल्कि एक समांतर दिशा के अंतर्गत बने, तो इसका शुद्ध रूप क्या करेंगे हम कि अब पढ़ा जाए। अब पढ़ा जाए। तो इस प्रकार से हम दो एक साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो अमूमन हम ये गलती नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देकर के देखेंगे तो यहां ये चीज बहुत ही निर्भर करती है कि जैसे एक वाक्य बनता है कि जल्दी वापस आ जाना। दोस्तों, इस वाक्य के अंदर एक शब्द आया वापस, और हम अमूमन क्या बोलते हैं? वापिस। वापिस शब्द नहीं होता, ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत भी गलत है, तो वाक्य शुद्धि में तो पूर्ण रूप से गलत होगा ही। वापस नहीं होता बल्कि वापस होता है। अब वापस शब्द को देखें कि जल्दी वापस आ जाना, यहां आना और जाना दो क्रियाएं एक साथ। इस क्रिया को आना है या जाना है ये कंफर्म नहीं है। अगर इस वाक्य से देखा जाए तो आ जाना, तो एक बार तो बुला भी रहा है और साथ ही साथ दूर भी कर रहा है। अब आप निश्चित कीजिए कि आपको बुलाना है या दूर भेजना है। इसलिए इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनता है कि मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो यहां ये वाक्य बनेगा कि जल्दी वापस आना। इसका शुद्ध रूप बन जाएगा जल्दी वापस आना। संयुक्त क्रियाओं में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। मूलतः आपको संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ये याद रखना है कि इस प्रकार का जो वाक्य बन रहा है जिसमें एक साथ विपरीतार्थक क्रियाएं, जैसे ये विपरीत है आना और जाना, इन क्रियाओं में से किसी एक को चुन करके करना है, तो ये जरूरी ध्यान रखना। चलिए अगला उदाहरण देखता हूं मैं इसमें कि एक कोई मेरा मित्र है, मैंने उससे ये कहा कि भाई उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने ये कह रहा हूं कि उस मेरे मित्र की एक पत्नी है, वो अध्यापिका है, टीचर है। तो अब हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक वाक्य बनाता हूं कि उसकी पत्नी अध्यापिका लगी हुई है। लगना और होना, देखिए वाक्य के अंतर्गत तो दो चीजें हैं, एक तो है लगना और दूसरी है होना। तो इस वाक्य के अंतर्गत अगर हम देख रहे हैं तो यहां दो एक साथ क्रियाओं का प्रयोग है जो पूर्ण रूप से हमें एक करना है। अब ये लगी हुई है यानी वर्तमान में भी तो है, तो फिर लगने का क्या तात्पर्य यहां? इसीलिए इस लगना को हटाना और आपको क्या करना है, होना जो वर्तमान है उसके लिए वाक्य बनाना है कि उसकी पत्नी अध्यापिका
है। ये आपका वाक्य शुद्ध होता है। इस प्रकार से आप जो संयुक्त क्रियाएं हैं उनसे संबंधित अशुद्धियां नहीं करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर एक साथ वाक्य के अंतर्गत दो क्रियाएं समान है लेकिन उनका अर्थ विपरीत जाता है, यानी कि एक का अर्थ दूसरी क्रिया से विपरीत है, तो उनमें से एक को चुनना है आपको। होना, लगना, लगना तो कुछ अलग ही दिख रहा है, लेकिन होना जो एट प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है यानी वर्तमान समय को संबोधित कर रहा है, इसलिए आपको यहां वर्तमान को ही लेके जाना है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य अशुद्धि के अंतर्गत एक वाच्य होता है। वाच्य संबंधी अशुद्धियां यानी वाच्य, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य है वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य संबंधी अशुद्धियां, थोड़ा सा ही बात करता हूं मैं इन वाच्य के ऊपर। वाच्य संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी व्याकरण में वाच्य 3 होते हैं। एक होता कर्तृवाच्य, दूसरा होता कर्मवाच्य और तीसरा होता भाववाच्य। दोस्तों थोड़ी सी बात चर्चा करते हैं हम इस पर, क्योंकि इससे संबंधित ऐसा हो सकता है कि आपके प्रश्न आए और फिर आप गलत कर बैठे। मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करें, इसमें थोड़ी सी ध्यान देनी है। देखिए कर्तृवाच्य यानी कि जिसके अंतर्गत एक कर्ता एक क्रिया, एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया, यानी कि कर्ता किस पर निर्भर कर रहा है, उस क्रिया के ऊपर। क्रिया पूर्ण रूप से उस कर्ता पर डिपेंड करेगी कि कर्ता जिस वचन का लिंग का है तो क्रिया भी उसी वचन और लिंग की होगी। जैसे राम पढ़ता, एक साधारण सा वाक्य है, राम पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य। इसमें क्रिया किसके द्वारा संपादित हो रही है, मूल रूप से राम के द्वारा। तो यहां कर्ता के अनुसार ही क्रिया बनी हुई है, इसीलिए ये कौन सा वाच्य है आपका, कर्तृवाच्य। यहां लिख देता हूं मैं कर्तृवाच्य। अब अगर इसी वाच्य को आप कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य के अंतर्गत क्या होता है कि कर्ता है वो वाक्य की जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर ना होकर के बल्कि कर्म के आधारित होती है। जैसे एक वाक्य, इसी वाक्य को लेकर के चलते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहां ये कर्तृवाच्य है, राम पुस्तक पढ़ता है, जिसके अंदर कर्म भी है। देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। अब यहां ये आपको कर्मवाच्य बनाना है, यानी कि ये भी तो कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य क्या बनाओगे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। ये परिवर्तन है आपका मूल रूप से किसके अंतर्गत, कर्मवाच्य में। किसमें है, कर्मवाच्य के अंतर्गत आपसे ये वाक्य बन जाएगा। और इसी वाक्य को अगर भाववाच्य बनाना, तो भाववाच्य में अमूमन आपको हिंदी व्याकरण में आपके लिए सरल तरीका यही है कि नकारात्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी, नकारात्मक। नकारात्मक क्रिया में हम कहते हैं जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे सुना नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। ये चीजें नकारात्मक, यानी कि राम के द्वारा, राम से पढ़ा नहीं जाता, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, जैसे इसी वाक्य का भाववाच्य बनाते हैं तो ये वाक्य बनेगा राम से पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों इस प्रकार के वाक्य बनते हैं आपके वाच्य, जो मूल रूप से, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, कर्ता, कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता ही प्रमुख रहता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है, कर्ता चाहे कुछ भी हो लेकिन कर्म के आधार पर क्रिया निर्धारित होती है, जबकि भाववाच्य में नकारात्मकता बनी रहेगी। एक छोटी सी चीज याद रखनी है आपको ये। चलिए इसके उदाहरण लेकर के चलते हैं कि भाव यानी वाच्य संबंधी अशुद्धियों में, वाच्य संबंधी अशुद्धियां, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई वाच्य 3 प्रकार के हैं। इन्हीं 3 प्रकार के वाच्यों में से प्रश्न अमूमन पूछा जाता है, जो ये है कि छात्रों ने परीक्षा
नहीं दी। अब अगर मान लीजिए ये वाक्य है, आप अमूमन हर एक व्यक्ति की नजर में ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है, छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। अब इसका वाच्य परिवर्तन के आधार पर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका भाववाच्य बनाना पड़ेगा। भाववाच्य बनाएंगे तब हमें क्या करना है, मूल रूप से नकारात्मकता, क्योंकि नकारात्मकता तो नहीं आ रखा है इसमें, लेकिन हमें इसका शुद्ध रूप बनाना है। वो ये है कि छात्रों ने नहीं होकर के बल्कि छात्रों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां कर्ण कारक, छात्रों से परीक्षा नहीं दी गई। छात्रों से परीक्षा नहीं दी गई। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य के अंदर क्या है कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह कर्ता का होगा, जबकि भाववाच्य में कर्ता के साथ में कारक चिन्ह करण कारक का होगा। ये याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का उदाहरण कि जैसे मां से खाना नहीं बन रहा, मां से खाना नहीं बन रहा। ये वाक्य है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है कि मां से खाना नहीं बन रहा। अब यहां दिक्कत ये है कि से पहले भी आ रखा है। अब क्या करोगे आप, बन रहा, जबकि हमें भाववाच्य में क्या करना, दी गई, भविष्य काल के लिए देकर के जा रहे हैं आप। तो यहां मूल रूप से आप शुद्धि रूप में क्या करेंगे कि मां से खाना नहीं बनाया जा रहा, नहीं बनाया जा रहा है। मां से खाना नहीं बनाया जा रहा, ये इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। चलिए एक उदाहरण और लेकर के चलते हैं कि सैनिकों ने चौकी लूटी। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत आपसे ये अशुद्धि संशोधन में आपसे ये वाक्य पूछा जा सकता है कि सैनिकों ने चौकी लूटी। अब इसका वाच्य परिवर्तन के आधार पर आप इसका शुद्ध रूप क्या करेंगे, क्योंकि इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है, क्योंकि ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं आ रहा। जबकि आप कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता के साथ में कौन से कारक आएगा, करण कारक। तो दोस्तों यहां याद रखना है कि सैनिकों ने है, इसके स्थान पर आप क्या करेंगे कि सैनिकों द्वारा चौकी लूटी गई। ये आपका शुद्धि रूप होगा। अब वाक्य अशुद्धि के अंतर्गत एक अंतिम नियम है, वो पूर्ण रूप से यह है कि कुछ ऐसे शब्द हमारे दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा लेकिन अर्थ बहुत ही भिन्न है। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्दों की अशुद्धि। उच्चारण में ये लगभग एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ है वो भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है, और यहां हम गलती कर बैठते हैं। देखिए इसका उदाहरण है कि रोगी की, एक वाक्य है कि रोगी की दिशा ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है।
रोगी की दिशा। अब दिशा और इसका समान उच्चारण वाला शब्द है दशा, ये याद रखना है। वाक्य में आपको दे रखा होगा कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, तो जल्दबाजी ना करें, हिंदी का प्रश्न पूर्ण रूप से पूरा प्रश्न पढ़ें, उसके बाद में 4 ऑप्शन है वो पूरे के पूरे चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। देखिए जितना टाइम आप अन्य विषय पर ले रहे हैं थोड़ा सा टाइम उससे हालांकि कम लेना है, लेकिन फिर भी प्रश्न को पूरा पढ़ें। निम्न में से वाक्य अशुद्ध, अब आगे आपने पढ़ा ही नहीं है या नहीं है। एक चीज तो ये भी यहां पर भी हम गलती कर देते हैं, निम्न में से वाक्य अशुद्ध, हमने भी विचार कर लिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जबकि प्रश्न में दे रखा था नहीं है, तो वहां नहीं है वाक्य अशुद्ध है 4 ऑप्शन में, तो वहां गबागब हो गई। तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको मूल रूप से ये याद रखना है कि पूरा वाक्य प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके चारों ऑप्शन पूरे पढ़ने, तत्पश्चात एक निर्धारित करना है कि ये कौन सी अशुद्धि है, फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। तो चलिए एक उदाहरण और लेकर के चलते हैं कि गांधी जी ने, जानते हैं आप सभी लोग गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारत का राष्ट्रीय पिता कहलाता था, जो बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं, कि गांधी जी ने अनशन, अनशन का मतलब क्या है कि ऐसा आंदोलन जिसमें ना तो वो अनाज खाएं और ना पानी पिएं, ऐसा अनशन, अनशन व्रत रखा। अब यहां ये समस्या आती है कि व्रत, ये व्रत है, एक व्रत होता है, तो यहां पूर्ण रूप से शुद्ध में रूप में कौन सा आएगा, वो ये है कि गांधी जी ने अनशन व्रत रखा। देखिए दोस्तों, इस व्रत का अर्थ होता है उपवास, और ये व्रत एक आकार, आकृति है, व्रताकार, जो गोल घेरा है उसे व्रत कहते हैं, और ये व्रत है उपवास के लिए। तो यहां ये हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि उच्चारण में लगभग ये एक जैसे दिख रहे हैं। एक शब्द होता है ग्रह और एक होता है ग्रह, गृह, ये नक्षत्र है जबकि ये घर है। समान उच्चारण में है लेकिन इनका अर्थ बहुत ज्यादा होता है। युग्म शब्द के अंतर्गत भी हम कह सकते हैं, जैसे ऐसे शब्द आएंगे युग्म शब्द में भी, जैसे तरणी, 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 एक होता अवधि, एक अवधि। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा जरूरी है कि आप शब्दों का ज्ञान लेते रहें, साथ ही साथ यानी ऐसी पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस पाठ्य पुस्तक को आराम से पढ़ें, एक एक शब्द को देखिए कि उस शब्द में, हाँ ये बताऊंगा मैं आपको कि इसमें किस प्रकार से भिन्न है, क्या कौन सा अर्थ रहता है, वहां आकृति के अनुसार हम इसका अर्थ ले लेंगे। जैसे यहाँ तरणी ह्रस्व मात्रा है, ये दीर्घ मात्रा है, तो ह्रस्व मात्रा यानी कि जिसका आकार छोटा है, दीर्घ मात्रा यानी जिसका आकार बड़ा है। तरणी एक सूर्य है, एक नाव है, यहां तरणी मात्रा छोटी है तो आकृति में जो छोटा है वही होगा। अवधि एक समय है और एक भाषा है, समय छोटा होता है, भाषा बड़ी है, तो इस आधार पर ये रूप बनेगा। तो यहां समोच्चारित जो भिन्नार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, इनके द्वारा पूर्ण रूप से अशुद्धि की जाती है, जो हमें नहीं करनी है। चलिए मैं एक चीज और बताता हूं आपको, एक कि मैं अध्यापक कार्य करता हूं, मैं अध्यापक कार्य करता हूं। यहां वाक्य के अंतर्गत जैसे अध्यापक तो क्या है, एक शिक्षक को कहा जाता है,
जबकि मैं क्या कार्य कर रहा हूं। यहां कार्य किया जा रहा है कि कौन सा, अध्यापक का नहीं बल्कि एक अध्यापन का। यहां मेरे द्वारा आप किया जाने वाला कार्य क्या है कि मैं अध्यापन कार्य करता हूं। तो दोस्तों यहां अध्यापक के स्थान पर हमने क्या किया, अध्यापन कर दिया, तो ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाक्य अशुद्धि के जो प्रमुख नियम थे वो मैंने आपको बताए हैं। एक वीडियो और लेकर के आ रहा हूं, वो जो वाक्य अशुद्धि का, जिसके अंतर्गत चलते फिरते जो हमारे ऐसा सटीक उत्तर मिल जाए जिसके माध्यम से हम तुरंत उस वाक्य को देखते ही अशुद्धि पहचान लें, और हो सके तो हम ऐसी अशुद्धि ना करें। एक छोटा सा वीडियो है वो मेरा अगला, उसे जरूर देखिए। नमस्कार।